हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अब, गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम। कल वो जो योगा सिखाया था तो वो यहाँ पे यूज होगा। वी हैव सीन हाउ अ नॉलेज ऑफ द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था, वही है। प्रिडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यस साइन से पता चलेगा ना, डेल्टा जी लेस देन जीरो हम बोल देंगे स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन जीरो तो हम बोल देंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है, वही। प्रिडिक्शन ऑफ द यूजफुल वर्क दैट कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, वो भी हमने देखा था, यूजफुल वर्क। ओके, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वो जो है वही यूजफुल है। ओके, सारा का सारा डेल्टा एच जो है वो यूजफुल नहीं है, क्यों? क्योंकि डेल्टा एच में से टी डेल्टा एस माइनस करेंगे तब जाके यूजफुल वर्क मिलेगा। ओके, क्योंकि कई क्यों भाई सारा यूजफुल वर्क क्यों नहीं है, ये भी सवाल होना चाहिए। जो वर्क है वो वर्क है, तो सारा का सारा यूजफुल वर्क क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर प्रॉपर्टीज लाइक, और से देयर आर इफेक्ट्स लाइक डिसिपेशन इफेक्ट्स, मतलब सम फिनोमिनन है, सम इफेक्ट्स है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लाइक फ्रिक्शन। तुम कितना भी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ जाओ, तुम फ्रिक्शनलेस सरफेस बना सकते नहीं। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन तो होगा होगा और होगा ही। मतलब हम कैसी बात कर रहे हैं, 100% ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मतलब जितना चीज हमने खाया, ऐसा समझो बायोलॉजी, जितना चीज हमने खाया वो सारा का सारा न्यूट्रिशन बन के हमारे बॉडी में ब्लड बन के घूमने लगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो फिर हमें टॉयलेट जाने की जरूरत ही नहीं है, पानी पी लिया तो भी यूरिनेट करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यूज ही हो गया फिर तो। बट वैसा होगा नहीं, वैसा नहीं होगा, ये नेचर का लॉ है, ये नेचर का लॉ है। ओके, फ्रिक्शन को अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते। एडी करंट लॉसेस से आगे आएगा वो फिजिक्स में, तो एडी करंट लॉसेस है वो अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स वाई सारा का सारा वर्क यूजफुल वर्क नहीं है, थोड़ा चला जाता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ना कि कोई सेम गाड़ी है, सेम फ्यूअल, एक जगह पे चला रहे हैं और फिर हाईवे पे चला रहे हैं और से लोकल रोड पे चला रहे हैं, दोनों जगह एवरेज अलग अलग मिलेगी। क्यों भाई? लोकल रोड पे गड्ढे भी होंगे, बम्प भी ज्यादा आएंगे, हाईवे पे ऐसा कुछ ज्यादा होगा नहीं, अच्छे से तुम कांस्टेंट स्पीड से चल सकते हो। तो वहां पर सेम गाड़ी, फ्यूअल भी सेम कंपनी का डलवाया, सब कुछ सेम, फिर भी एवरेज अलग अलग आई। क्यों? यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ पर फ्रिक्शन कम है। ओके, सो दैट इज द केस। So far we have considered free energy changes in irreversible reaction। तो हमने तो irreversible reaction की बात की ना, डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, तो irreversible ही है ना वो तो, क्योंकि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, वो तो irreversible प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस बट irreversible। ओके, तो उसी के लिए है। Let us now examine the free energy change in reversible। तो reversible के लिए देखते हैं। So reversible under strict thermodynamic sense is a special way of carrying out a process such that system is at all times in perfect equilibrium with its surrounding। मतलब reversible मतलब क्या? at all time वो equilibrium में ही है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है? इक्विलिब्रियम में है। मतलब ऐसा समझो कि सिस्टम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो होगा क्या? सिस्टम में से सराउंडिंग में हीट लॉस होगा, ये हायर टेम्परेचर पे है सिस्टम। लेकिन अगर हम बोले कि इट इज अ रिवर्सिबल, मतलब 30 to 10 भी जाएगा और 10 to 30 भी आएगा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो। ओके, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम में होगा। मतलब क्या कि एकदम जैसे ऐसा समझो कि बाहर 29 है और अंदर 28 है, तो अब दोनों को रीच होना है, तो दोनों कहाँ रीच होंगे? 28.5 पे। थोड़ा ये बढ़ेगा, थोड़ा वो कम होगा, थोड़ा ये बढ़ेगा, थोड़ा ये कम होगा, फिर ये थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया, 28.5 होना था लेकिन 28.7 हो गया, अब वापस ये कम होगा, वो थोड़ा और बढ़ेगा। ऐसे बैलेंस करते 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 एक पॉइंट आएगा जब सेम हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम है। सो सिस्टम इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, सिस्टम और सराउंडिंग की जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, दैट इज इक्विलिब्रियम। केमिकल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में तुम बोल सकते हो कि सपोज A प्लस बी मिल के C प्लस डी बन रहा है, सो ये फॉरवर्ड प्रोसेस है, तो बैकवर्ड प्रोसेस ऐसी होगी। तो अगर हम बोले कि ये तो कॉन्सेंट्रेशन सबका अलग अलग होगा, A का कॉन्सेंट्रेशन, B का, C का, D का, सबका अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रीच हो गया,
इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब क्या, सपोज पहले तो ये ऐसा समझ लो मैंने 10 kg ले लिया, कितना 10 kg 10 kg, और सबसे पहले ये दो होंगे क्या, सब स्टार्टिंग में कहां से होंगे, मेरे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने वाले हैं, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट कहां से आएगी, तो स्टार्टिंग में एकदम इनिशियल स्टेज में तो ये क्या होंगे 0 kg दोनों। देन अब क्या होंगे, ये दोनों रिएक्ट करना स्टार्ट करेंगे, ये दोनों रिएक्ट किए तो 1 kg इसने यहां से आया, 1 kg यहां से आया, ये दोनों हो गए 9 kg, और वो 1 kg यहां बन गया 1 kg 1 kg ऐसा बना, आधा आधा बना या 1 1 बना, वॉट एवर, बैलेंसिंग तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन यहां से कम होगा तभी तो बनेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यहां से कम हुआ, जैसे कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तभी जाके तो एमोनिया बनेगा, एमोनिया कहीं से बन गया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूज भी नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होगा, उतना जितना एमोनिया बना उतना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो गया, ऑब्वियस है। डन, ओके। तो अगर ऐसी रिएक्शन है फिर वापस ये बढ़ रहा है, ऐसा समझो, ये तुम्हें समझने के लिए सिंपल कर दूं तो ये 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, और ये 1 1 हो गया। डन, फिर ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 7 7 3 3, फिर ऐसा समझो कि इसमें से 4 कम हो गए, 3 3, और इसमें 4 बढ़ गए 7 7, लो उल्टा हो गया, रिएक्टेंट इतने इकट्ठा होके प्रोडक्ट बनाए बनाए बनाए, अब प्रोडक्ट तो बन गया बहुत, लेकिन रिएक्टेंट कम है, ओके। तो रिएक्टेंट कम है, अगर इक्विलिब्रियम रीच होना है तो इक्विलिब्रियम रीच होना है तो क्या, अब ये ज्यादा है उसमें से, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ही होगा ऐसा, रिवर्सिबल नहीं है तो बैक कुछ नहीं होगा, समझ में आया, रिवर्सिबल है तो ही बैक प्रोसेस होगी, अगर रिवर्सिबल है तो ये दोनों इकट्ठा होके वापस ये भी बनेंगे, तो फिर क्या होगा, चलो ये 4 4 हो गया और ये 6 6 हो गया, फिर वापस ये 5 5 हो गया और ये 5 5 हो गया, आंसर हो गया, सारा हो गया, सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे रीच हो गए। अगेन ये समझने के लिए बता रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर है इक्विलिब्रियम। लेकिन कहने का मीनिंग क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब ये नहीं कि सब कुछ सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, वो पॉइंट के बाद जितना फॉरवर्ड बन रहा है उतना ही बैकवर्ड बन रहा है, उसका मीनिंग इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैं ऐसा बोल दूं दिस इज इक्विलिब्रियम, मैं ऐसा बोल दूं कि दिस इज इक्विलिब्रियम, अगर मैं बोल दूं कि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, मतलब क्या, अब 7 7 में से जितना, मतलब ए और बी में से जितना सी और डी बनेगा उतना ही वापस ये बन जाएगा, मतलब तुम इक्विलिब्रियम के बाद ऐसा समझो कि प्रोसेस अभी स्टार्ट हुई, 1 बजे प्रोसेस स्टार्ट हुई, 1 बजे प्रोसेस स्टार्ट हुई, ए और बी इतने इतने थे और ये 0 0 थे, अब 2 बजे, तो 2 बजे ये 1 बजा है, ये 2 बजा है, ये 3 बजा है, और 3 बजे कॉन्सेंट्रेशन इतना है, फिर 4 बजे तुम्हें पता चल गया सर 3 घंटे में, 1 से 4 3 घंटे में इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया, उसके बाद तुम 5 बजे गए ना और रिएक्टेंट मेजर किया ना, तो वो 7 kg दिखाई देगा, तुम रात के 10 बजे गए तो भी वो 7 7 ही दिखाई देगा, क्यों, अब तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, अब तो रीच हो गया है, पहले तुम जाते थे 1 बजे गए तो इतना है, 2 बजे गए तो 10 का 9 हो गया, 3 बजे गए तो 9 का 8 हो गया, ओके, फिर 4 बजे गए तो 8 का 7 हो गया, लेकिन 5 बजे जाओगे तो 7 का 6 नहीं होगा, क्यों, ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया है। इक्विलिब्रियम रीच होना मतलब क्या, अब जितना आगे जाएगा, मतलब इसमें ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो जब हो रहा है ना, ये एक एक लूज होके ये एक एक बन रहा है ना, उसी टाइम ये 3 में से एक कम हो जाएगा, मतलब 2, और इसमें से भी एक कम हो जाएगा 2, और इसमें एक ऐड हो जाएगा 7 और 7, तो एट दी एंड क्या हो गया, वापस वही आ गया 7 7 3 3। समझ में आया, ओके। तो इक्विलिब्रियम रीच हो जाए तो हम, मतलब तब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, अंडरस्टूड, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अगेन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी मतलब ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम के बाद ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन तुम जाओगे और चेक करोगे, सपोज 5 बजे गए तो भी ये 7 7 ही होगा, क्यों, क्योंकि जितना 7 7 में, जितना ए और बी में से सी और डी बन रहा है उसी टाइम पर, मतलब ऐसा समझो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब ए और बी में से सी और डी बन रहा है, तो उसी टाइम पर ये जैसे बनना स्टार्ट हुआ ना ए और बी में से सी और डी, उसी टाइम पे सी और डी में से ए और बी भी बन रहा है, तो ये ए और बी में से सी और डी बन गया, लेकिन वहां जो सी और डी था उसमें से ए और बी बन गया, तो तुम आके देखोगे अरे उतने का उतना ही है,
उतने का उतना है डज नॉट मीन कि प्रोसेस स्टॉप हो गई, ए और बी मिलके सी और डी नहीं बना रहे, नहीं बना रहे हैं, लेकिन जितना फॉरवर्ड बन रहा है उतना ही बैकवर्ड भी बन रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये तो चैप्टर तो पूरा अभी हमारा पढ़ना बाकी है, और नए सिलेबस में है ना, या कई पोर्शन निकाल भी दिया है? नहीं, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, हाँ, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, सो तब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देखो, वही चीज बता रहे हैं, व्हेन अप्लाइड टू अ केमिकल रिएक्शन द टर्म रिवर्सिबल इंडिकेट्स दैट अ गिवन रिएक्शन कैन प्रोसीड इन ईदर डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, मतलब ईदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली वर्ड कब यूज करते हैं? एक साथ हो रहा हो। ओके, मैं खा रहा हूं, साइमल्टेनियसली टीवी भी देख रहा हूं, तो दोनों चीजें हो रही है, ऐसे समझ में आ रहा है? तो ए और बी में से सी और डी बन रहा है, साइमल्टेनियसली सी और डी में से ए और बी बन रहा है। ओके, तो वो है इक्विलिब्रियम। So that a dynamic equilibrium is set up. This means that the reaction in both the direction should proceed with a decrease in free energy, which seems impossible. It is possible only if at equilibrium the free energy of the system is minimum. If it is not, the system would spontaneously change to configuration of lower the free energy. Okay. क्या बोल रहे हैं अभी डिस्कस करते हैं। So the criteria for equilibrium, कल ही हमने डिस्कस किया था, डेल्टा S टोटल इक्वल टू 0 हो तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम। ओके, वैसे ही डेल्टा G ऑफ द रिएक्शन 0 हो तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम। सो A B C D, तो अगर डेल्टा G 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में है। सो गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स आर इन स्टैंडर्ड स्टेट, इज स्टैंडर्ड स्टेट में है, इसलिए गिव, देखो स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी बोलेंगे। ओके, इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगेन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं k से, कल बताया था ना k की वैल्यू योगा किया था वो वाला। ओके, तो देखो दैट फॉलोज द 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा G प्लस RT ln k। ओके, और डायरेक्टली हमें डिराइव तो नहीं करना है, हमें डिराइव करके ही दिया हुआ है। सो हमें डायरेक्टली क्या बोला गया है? डेल्टा G का फॉर्मूला क्या है? माइनस RT ln k। तुम क्या याद रखोगे? डेल्टा G का एक फॉर्मूला तो कल हमने देख लिया था, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और दूसरा फॉर्मूला हमें डिराइव नहीं करना है, डिराइव करके ही दिया है, दैट इज डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ RT ln k। हो गए दो फॉर्मूला। ओके, अब इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो लॉगरिथम में, मैंने समझाया था, लॉगरिथम वाला लेक्चर याद है ना? याद है सबको? लॉग का एंटीलॉग, एंटीलॉग में से लॉग कैसे देखते थे, करवाया वो तो याद है ना? हाँ। ओके, सो माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ln का क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। ln बेस e होता है और लॉग बेस 10 होता है, और ये हो गया लॉग k। तो ये डेल्टा G का फॉर्मूला आ गया हमारा, माइनस 2.303 RT लॉग k। डन? पक्का तुम लोगों को याद है ना कि लॉग करवाया वो तो याद है ना? हाँ। नहीं, क्योंकि मैं तो 12th 11th 12th दोनों चलता रहता है, तो मैं तो मुझे एग्जैक्ट याद ना हो ना तो मेरा कॉन्फिडेंस तो इतना होता है भले ही गलत हो। इसलिए फिर मुझे पक्का नहीं है कि मैंने 12th को तो पढ़ाया ही है, उनको तो 2 बार हो गया, लास्ट ईयर भी और दिस ईयर भी, पर तुम्हें भी पढ़ा है ना, क्योंकि IUPSC के आगे पीछे ही हमने लिया था। ओके, हाँ चलो। वी ऑल्सो नो दैट डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस, अब देखो ये फॉर्मूला हमारे पास है, देखो डेल्टा G इज इक्वल्स टू दिस फॉर्मूला वी हैव, अभी एक नया फॉर्मूला मिला तो हम ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2.303 RT log ऑफ k। कोई बात नहीं, भूल गए हो तो वापस बता दूंगा। ओके, समझ में आ गया? ओके, सो दैट इज हमने डेल्टा G का फॉर्मूला निकाल लिया। फॉर स्ट्रॉन्गली एंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा H में बी लार्ज एंड पॉजिटिव। एंडोथर्मिक में तो डेल्टा H पॉजिटिव होता है, हमें पता है, एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है। ओके, इन सच केस वैल्यू ऑफ k विल बी मच स्मॉलर देन 1। ऐसे केस में वैल्यू ऑफ k बहुत छोटी हो जाएगी 1 से, एंड द रिएक्शन इज अनलाइकली टू फॉर्म मच प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन हो जाएगी कि प्रोडक्ट बनेगी नहीं, जब k की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी
तब। ओके, तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो गई कब? जब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या? सिस्टम में हीट अंदर जा रही है। ओके, तो सिस्टम में इतनी हीट गई कि प्रोडक्ट ज्यादा बने ही नहीं। ए और बी में से सी और डी जो बनना चाहिए उतना ज्यादा बना ही नहीं। क्यों? जैसे कि भाई कोई चीज जलानी हो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कोई भी चीज जलानी हो, लेकिन इतना जलाया कि जो बनना चाहिए वो बना ही नहीं और सब कुछ ऐसे ऐश हो गया। ओके, तो उसका भी रेट होता है ना कि इतने टाइम में इतना ही ऑक्सीजन सप्लाई देना चाहिए। तुमने ज्यादा सप्लाई दे दिया, ज्यादा फ्यूल दे दिया, तो फिर वो तो जैसे कि पेट्रोल है, अभी पेट्रोल है तुम्हारा 1 लीटर पेट्रोल है, आराम से गाड़ी में यूज करो तो कितने दिन तुम घुमाओगे। ये जलाया तो ऐसे भूम खत्म, 1 सेकेंड में पूरा 1 लीटर पेट्रोल चला जाएगा। तो रेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर वही चीज बता रहे हैं। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज लार्ज एंड नेगेटिव, ये हमें पता है एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, एंड डेल्टा जी इज लाइकली टू बी लार्ज एंड नेगेटिव टू. In such case, K will be much larger than 1. We may expect strongly exothermic reactions to have a large K and hence can go to near completion. Delta G also depends upon delta S. If the changes in the entropy of the reaction is also taken into the account, the value of K or extent of chemical reaction will also be affected and depending upon whether delta S is positive or negative. मतलब कि in short अब लास्ट में क्या बोलने वाले हैं कि कब, जैसे हमने बोला, देखो ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है, जैसे हमने पढ़ा वही, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो डेल्टा एच क्या होगा? लार्ज होगा और पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच लार्ज और पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट कम बन सकता है एंड के विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 की बात कर रहे हैं। ओके, और अगर एक्सोथर्मिक है तो के विल बी ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 आया कहां से, वो हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे कि देखो, ए सिंपली अभी थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। ओके, ए प्लस बी और सी प्लस डी, ए बी में से सी डी बन रहा है। ओके, और रिवर्सिबल है। इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया है मतलब इक्विलिब्रियम के बाद अब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इन लोगों का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन बोलो या मोल बोल दो। इसके इक्विलिब्रियम पे पहले स्टार्टिंग में इसके 10 मोल थे, इसके भी 10 मोल थे, इसके 0 थे। स्टार्टिंग में तो है ही नहीं प्रोडक्ट हमारे पास। अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो इसके 4 मोल बचे हैं, इसके भी 4 मोल बचे हैं और ये 6 मोल्स बन गए हैं। लाइक दैट, ये हमारा इक्विलिब्रियम है। बाकी का कहाँ गया सर? गया ऐसे, ये तो 4 6 10 हो रहा है ना, भी हो मैं 9 कर दूं लोग तो सर ये तो 13 हो गया, कहां से आया? अरे बनता तो कुछ भी है, केमिकल रिएक्शन है ना, तो ज्यादा भी मिलेगा हमें, कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है और एग्जैक्टली भी मिल सकता है। ओके, तो अब ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया। अब मैं इसके बाद कभी भी आकर देखूंगा ये 4 मोल रहेगा ही। इक्विलिब्रियम के बाद, इक्विलिब्रियम के पहले देखूंगा तो ये 10 to 4 रीच कर रहा है, मतलब ये 5 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है। लेकिन इक्विलिब्रियम के बाद देखूंगा तो ये हमेशा 4 ही रहेगा। इक्विलिब्रियम के बाद देखूंगा तो ये हमेशा 9 मोल ही रहेगा। डन। अब फाइंड कैसे करते हैं? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैसे फाइंड करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े वो है कॉन्सेंट्रेशन। क्या? वो मोल फ्रैक्शन हो सकता है, वो मोलालिटी हो सकती है, वो मोलारिटी हो सकती है, वो मास बाय मास हो सकता है, मास बाय वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी टर्मिनोलॉजी में कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन, वो पार्शियल प्रेशर हो सकता है। ओके, वो सब थोड़ा बहुत अभी हमने सारे नहीं पढ़े, डिस्कस तो मतलब सिर्फ बताया तो था, लेकिन अभी तुम्हें 4 बताए हैं और 12th में सारे बताए हैं। ओके, सो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। मान लो कि हमारी मोलारिटी है। मोलारिटी मतलब क्या? याद है किसी को फॉर्मूला मोलारिटी का? सिर्फ फॉर्मूला याद है मोलारिटी का? नंबर ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ solute in kg by solution kg. ऊपर क्या? Moles of solute. मोल्स ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट, सॉल्यूट बोल दिया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Moles of solution. मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यस, और ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की बजाय हम बोल देंगे इन 1 लीटर। 1 लीटर डायरेक्टली 1 लीटर हमारा सॉल्यूशन होगा, उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला हुआ है।
मतलब सपोज 1 लीटर हमें नमक वाला पानी बनाना है, 1 लीटर नमक वाला पानी बनाने के लिए हमने कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डाला, नमक कितना डाला, वो होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन। 1 लीटर में अगर मैं 2 स्पून डाल रहा हूं नमक तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। 1 लीटर में मैं 20 स्पून सॉल्ट डाल रहा हूं तो वो तो बहुत ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ये डाइल्यूटेड है। डन, ओके, करेक्ट। सो वैसे हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं के हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तुम यहां पे बोल सकते हो मोलारिटी ऑफ सी, मोलारिटी ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलारिटी ऑफ ए एंड मोलारिटी ऑफ बी, वो गिवन होगा हमें। ओके, उसके बेस पे हम के फाइंड कर लेंगे। के फाइंड कर लिया तो फिर हमारे डेल्टा जी का फॉर्मूला है -2.303 RT log K। वो K की वैल्यू यहां डाल दो, R की वैल्यू डालो, T की वैल्यू डालो। R की वैल्यू क्या होती है 8.314 जूल पर केल्विन, याद है ना? ओके, लास्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में भी हमने यूज की थी। ओके, तो सारी वैल्यू पुट कर दो तो डेल्टा जी मिल जाएगा। अगर डेल्टा एच गिवन है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, अगर ये दो चीजें हैं तो वो दो चीजों का यूज करके भी तुम डेल्टा जी निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस वही बोल रहे हैं और यहाँ पर जो बोल रहे हैं उसको मैं सम अप करके मैं तुम्हें बता देता हूं। पहले इतना पढ़ लूं फिर बताता हूं। दैट इज फर्स्ट, it is possible to obtain an estimate of delta G from the measure of delta H and delta S. Yes, फॉर्मूला से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। And then calculate K at any temperature for economic yields of the product. तो हम K भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे K कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अरे देखो ना, डेल्टा H और डेल्टा S तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हें डेल्टा G मिल गया। डेल्टा G मिल गया, यहाँ पे R और T है तो तुम्हें K मिल जाएगा। ओके, और K मिल गया मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गया। तुम्हें ये पता है, K पता चल गया तुम्हें। देखो कहां से कहां जा रहे हैं, लिंक समझो। तुम्हें कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें एंट्रोपी चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज कितना हो रहा है, वो तुम्हें पता है। ओके, वो पता कर लिया तुमने। तो ये दोनों चीज पता है, टेम्परेचर पता है तो डेल्टा जी पता चल जाएगा। डेल्टा जी पता चल गया तो ये फॉर्मूला में तो डेल्टा जी पता है, ये तो नंबर ही है, ये आर भी पता है, टी भी पता है, तो लॉग के मतलब के पता चल जाएगा। के पता चला मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल गया, अब उसका फॉर्मूला है तो भाई रिएक्टेंट तुमने कितना लिया वो तो पता ही है ना, तुमने ही तो रिएक्टेंट लिया, तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन तो तुम्हें पहले से पता है। तो कितना सी और डी मिलेगा वो तुम्हें पता चल जाएगा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ये। ओके, समझ में आया? तो वो चीज बोल रहे हैं। सेकंड, इफ के इज मेजर्ड डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी, भाई अब यहां से ऐसा ढूंढ के के नहीं ला रहे, डायरेक्टली मुझे के पता है लेबोरेटरी में से, ये रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करके रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, सारी वैल्यू पुट करके हमें के डायरेक्टली पता है। तो अगर के डायरेक्टली पता है देन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट एनी अदर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेट। अगर तुम्हारे पास के पता है तो के पता है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे, आर की वैल्यू पुट करो, ये तो नंबर ही है, तो तुम्हें कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर, अभी सपोज वो के की वैल्यू होगी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगी, अब तुम्हें कोई अलग टेम्परेचर पर चाहिए, 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री पर चाहिए, टी की वैल्यू डिफरेंट पुट कर दो तो डेल्टा जी तुम्हें मिल जाएगा। डन, दो चीजें बोल रहे हैं यहाँ पर, ये 2 पॉइंट में क्या बोला, अगर तुम्हारे पास डेल्टा एच और डेल्टा एस है तो तुम डेल्टा जी फाइंड कर सकते हो, डेल्टा जी फाइंड करोगे तो तुम्हें के मिल जाएगा, और के मिल गया तो तुम्हें प्रोडक्ट्स पता चल जाएगा, वो पहले में बोला है। अब पढ़ता हूं, देखो, इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन एंड एस्टिमेट द डेल्टा जी, डेल्टा जी पता चल जाएगा कैसे, फ्रॉम द मेजर ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एट एनी टेम्परेचर फॉर इकोनॉमिक यील्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट। के पता चल गया, ये दोनों तो पता ही है, तो इकोनॉमिक यील्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट पता चल जाएगा। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, अगर के मुझे लेबोरेटरी से पता चल गया है, लेबोरेटरी से मुझे, मेरे पास ए और बी में से कितना लिया था पता है, कितना सी और डी बना वो भी मैंने मेजर कर लिया कि सी इतना बना, डी इतना बना, सारी वैल्यू पुट कर दी, के मिल गया। अगर के मिल गया तो के की वैल्यू यहां पुट करूंगा, आर की वैल्यू पुट करूंगा और कोई डिफरेंट टेम्परेचर पुट करूंगा तो मुझे डेल्टा जी मिल जाएगा, वो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए, वो यहां सेकंड में बोल रहे हैं। इफ के इज मेजर्ड डायरेक्टली इन द लेबोरेटरी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट एनी अदर टेम्परेचर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन। डन, समझ में आया? अब ये जो लास्ट में यहां पर
नेगेटिव पॉजिटिव एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक किया, वहां से वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कल मैंने तुम्हें बताया था वो। ओके, वो योगा वाला याद करो क्या था, 0 डिग्री यहाँ पर क्या था, जीरो क्या, लेकिन डेल्टा एस और डेल्टा जी, ये डेल्टा जी है, डेल्टा जी सब, डेल्टा जी 0 और के की वैल्यू 1। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या है, 0, आउट, 0 पे आउट हो गया। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 एंड के इज 1, डन। अब ये क्या हुआ, डेल्टा जी 0 से भी कम हो गया, तो डेल्टा जी इज लेस देन 0, तो डेल्टा जी लेस देन 0, तो वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, करेक्ट। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में के की वैल्यू क्या है, 1 से बढ़ गई ना, यहां पे 1 थी, अब तो 1 से बढ़ गई, डन। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में के की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है, और जनरली जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है उसमें हीट रिलीज ही होती है, जनरली की बात है, नॉट ऑलवेज। ओके, डन, समझ में आया। सो ये एक हो गया। अब दूसरा वापस इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी 0 के 1, ऐसे डेल्टा जी 0 से भी ज्यादा हो गया, 0 से ज्यादा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए के की वैल्यू तो क्या हो गई, 1 से भी क्या हो गई, कम हो गई, बस इतना ही है। तुम्हें यहां से पूछेंगे कुछ भी, डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस की वैल्यू लेस देन 0, डेल्टा एस की देखो कितना पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एस टोटल, हाँ ये टोटल ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू 0, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम लेस देन 0, डेल्टा जी ऑफ सराउंडिंग थोड़ी, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी ऑफ सिस्टम ही आएगा इक्वल टू 0। ये 3 में से कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर बोल सकते हैं के की वैल्यू ग्रेटर देन 1, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू लेस देन 1, कुछ भी बोल सकते हैं। डन, बताओ तो पूछेंगे क्या, स्पॉन्टेनियस और नॉट, और रिवर्सिबल और नॉट। ओके, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन लॉजिकली जाओगे तो कोई ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। लॉजिकली जाओगे तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, याद तो रह जाएगा, लेकिन रट्टा ऐसे मारने की जरूरत नहीं है। लॉजिक से रट्टा मारो तो भूलोगे नहीं, ऐसे ही याद रख लिया डेल्टा जी ये तो भूल जाओ। ओके, थोड़ा लॉजिक से। तो कहाँ गया वो, के की वैल्यू वाला टेबल नहीं गिवन है, यूजिंग इक्वेशन, यहाँ पर के की वैल्यू वाला गिवन टेबल नहीं है। तो ये क्या बोल रहे थे अभी बीच में, ये रहा डेल्टा एच इफ दी चेंजेस, हाँ नहीं सिर्फ लिखा हुआ ही है। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज लार्ज एंड नेगेटिव एंड डेल्टा जी इज लाइकली टू बी लार्ज एंड नेगेटिव टू, इन सच केस के विल बी मच लार्जर देन 1। देखो ये सेंटेंस देखो, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच इज लार्जर एंड नेगेटिव, एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव होता है। ओके, कंफर्म, एक हुआ। देन डेल्टा जी इज लाइकली टू बी लार्ज, डेल्टा जी भी लार्ज होगा। क्यों, अरे डेल्टा जी का फॉर्मूला ही है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच ही ज्यादा है तो डेल्टा जी भी ज्यादा ही होगा ना। ओके, डेल्टा जी का फॉर्मूला, ये ज्यादा हुआ तो ये भी ज्यादा ही होगा। ओके, सो वो भी ज्यादा होगा लेकिन नेगेटिव होगा। ओके, क्योंकि वो तो लेस देन 1 आता था, लेस देन 0 आता था, डेल्टा जी की बात कर रहे हैं। सो कहां गया, डेल्टा जी लार्ज एंड नेगेटिव 2। इन सच केस, ऐसे केसों में के विल बी मच लार्जर देन 1। ऐसे केस में के क्या आ रहा है, मच लार्जर देन 1। तो वही तो हमने बोला था, क्या ये 0 था और ये 1 था, तो लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, तो लार्जर देन 1 ही तो आया। वही तो योगा में अभी हमने किया। और तुम फॉर्मूला से भी देख सकते हो, देखो ये डेल्टा जी और डेल्टा जी का दूसरा फॉर्मूला -2.303 RT log K। ओके, अब तुम यहां से भी देख सकते हो क्या, कि डेल्टा जी की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव है,
डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गई। अब डेल्टा जी डिवाइडेड बाई 2.303 होगा, डेल्टा जी की जो भी वैल्यू हो डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई टी, तो लॉग के इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव नेगेटिव ही समझने की बात कर रहा हूँ, लॉग के इज इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है। देखो ये समझो, उसी के बेस पे न्यूमेरिकल भी अभी हमें गिनने हैं, मतलब ये चैप्टर में। तो लॉग के पॉजिटिव नंबर आया, लॉग के पॉजिटिव नंबर आया तो के की जो वैल्यू होगी वो भी बड़ी होगी। कैसे बड़ी होगी, लॉग देखना हमने देखा है ना, जैसे हमने लिखा था 1.234, तो पहले से साइंटिफिक नोटेशन देखो और फिर उसको कन्वर्ट करो, अभी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें बता दूंगा, अदरवाइज लॉग तो हमने देख ही लिया है, लेकिन अगर तुम भूल गए होंगे तो न्यूमेरिकल में हम डिस्कस कर देंगे। तो अगर लॉग के कोई पॉजिटिव वैल्यू है, लॉग के इज इक्वल टू ऐसा आ गया, देखो 20.31 ऐसा कुछ आया, तो तुम लॉग टेबल में क्या करोगे, 20 में जाओगे, 3 में थर्ड वाली कॉलम में, और 1 वाली कॉलम तो वो पीछे वाली जो 4 वाली थी, वो 7 रोज थी, वो कॉलम थी, वो उसमें एडिंग करोगे तो वो जो आएगा, पहले तो इसको, और वो मेंटिसा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स याद है ना, तो इसको तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना 2.031, तो एक पॉइंट तुम यहां चले गए, तो इसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव साइड गए मतलब पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तो 10⁻1 ये हो गया। अब ये 10⁻1 है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग ऐसे, तो ग्रेटर देन 1 आया, ग्रेटर देन 1 आया ना, वही तो बोल रहे हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सारी वैल्यू पॉजिटिव आई तो लॉग के की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आएगी, तो ही बोल रहे हैं मच लार्जर देन 1। अंडरस्टूड, समझने के लिए तुम फॉर्मूला से भी ये सेंटेंस रट्टा मारा हुआ होगा और भूल गए, यहां से तुम वापस याद कर सकते हो कि डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो ये समझ में आ रहा है ना पक्का। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, पूछो नहीं तो देखो ये एक फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला है -2.303 RT लॉग के, डन। अब मैं बोल रहा हूं अगर डेल्टा जी लेस देन 0 हो, तो लेस देन 0 तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव x है ऐसा समझो, कोई वैल्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ये वाली वैल्यू लिखना लॉग के। अब ये तो पॉजिटिव हो गई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब ये क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 2.303 RT सब कुछ दैट इज इक्वल्स टू लॉग के। ये कोई भी वैल्यू आए लेकिन उसका लॉग तुम निकालोगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब दोनों साइड एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग ऑफ, सब इसका आंसर आया है y, एंटी लॉग ऑफ y एंड एंटी लॉग ऑफ लॉग k, तो ये गया तो यहाँ पे आ जाएगा k और यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो जो आंसर होगा विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो लॉजिकली हम याद ना हो तो ऐसे भी लॉजिकली भी हम समझ सकते हैं, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं। तो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो k वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, और डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो देखो डेल्टा जी पॉजिटिव तो ये तो तुम्हारा नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव इस साइड आएगा, नेगेटिव इस साइड आया नेगेटिव, तो मतलब ये क्या हो गया, एंटी लॉग ऑफ -y इज इक्वल्स टू k। ओके, तो k की वैल्यू अब बहुत कम आएगी, तो वो बता रहे हैं दूसरे सेंटेंस में। We may expect strongly exothermic reaction. Okay, hence go completion. Delta G also depends on delta S if the changes in the entropy also taken into account. वही सब है, लेकिन वो एंडोथर्मिक का लिखा था वो कहाँ चला गया? Entropy, the value of K and extent of chemical reaction will also be depending on delta. Yes. तो ये रहा. For strongly endothermic reaction, the value of delta H may be large. तो value of delta H क्या हो गया? Large हो गया. अब वो पॉजिटिव है, इन सच केस वैल्यू ऑफ k विल बी मच स्मॉलर देन 1। ओके, स्मॉलर देन, अभी ग्रेटर देन 1 आया तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 1, k की वैल्यू स्मॉलर देन 1 एंड रिएक्शन इज अनलाइकली टू फॉर्म मच प्रोडक्ट, तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी नहीं। अंडरस्टूड, आया समझ में? पक्का? कोई डाउट हो तो बोलो, आ गया समझ में? पक्का? बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है
और तुम्हारे फेसेस भी थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं इसलिए समझ में आ गया यस पक्का ओके चलो